अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी लोग इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व में रखे। तो हमारा आज का ये सेकंड सेशन ऑन सीएफ लिवर डिजीज के हिसाब से था, जिसका टाइटल है पोर्टल हाइपरटेंशन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। और ये डॉक्टर नादिया वहीद जिन्होंने लास्ट सीएफ डिजीज इन सिस्टिक फाइब्रोसिस टॉपिक के ऊपर बड़े प्यार से आराम से समझाया था। तो ये दो सेशन वहीं कर रही हैं इंशाल्लाह। तो मैं वैसे स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, तो अगर उसमें कोई कमी पेशी हो जाए तो प्लीज मैं एडवांस माजरत चाहता हूँ। तो डॉक्टर नादिया, प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोगों का ये सारा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज फिर हम अपना एक नया सेशन लेके आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में वो तमाम ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं, और हमारा लिवर या जिगर उनमें से एक है। वो डक्ट्स जिसमें बाइल फ्लो होता है, उसमें रुकावट आती है, रुकावट की वजह से वहां पे स्टेसिस होती है, उसके इर्द गिर्द लिवर या जिगर वहां पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होती है, और फिर इस तरह लिवर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि किस तरह की चेंजेस आ सकती हैं और बच्चे किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चे पैदाइश के बाद फौरन प्रेजेंट कर लेते हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो जस्ट 1 to 2% है। कुछ जो है तो गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ, जैसे हम अपनी तरफ गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनकी भी परसेंटेज कम है। फिर ये भी हमने पढ़ा कि जिगर इन्वॉल्व होता है, और यूजुअली वो नेक्स्ट डेकेड में यानी 10 साल की उम्र के बाद होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ बच्चे में जिगर जल्दी भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिनमें मुख्तलिफ फैक्टर्स मौजूद थे। तो उस पिछले नॉलेज को अपने पास रखते हुए अब हम आज पढ़ेंगे कि पोर्टल हाइपरटेंशन किन बच्चों में हो सकती है। हमने पढ़ा था कि लिवर, हमने ये डिस्कस किया था कि जिगर में पहले बाइल डक्ट ब्लॉक्स होती हैं, फिर वहां पे जो है तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। हम उसे कहते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस। पहले स्टीटोसिस होती है, फिर उसके बाद स्टीटोहेपेटाइटिस होता है, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस और सिरोसिस होती है। जब सिरोसिस होना स्टार्ट हो जाए हम कहते हैं ये एडवांस्ड लिवर डिजीज है। अब लिवर डिजीज जो है जो थर्ड स्टेज में पहुंच गई है, जिसके बाद कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट होंगी। सिरोसिस में जो है हमारा लिवर जो है बल्ब की तरह छोटे छोटे बल्ब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि लिवर विद सिरोसिस में छोटे हम इसे कहते हैं मल्टी लोब्यूलर सिरोसिस। हम बड़े लार्ज ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जिगर की 2 लोब्स हैं, राइट बड़ी लोब है, लेफ्ट छोटी लोब है, और ये सारी लोब इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जब ये इस तरह मल्टी लोब्यूलर सिरोसिस होती है तो फिर इसके अंदर जो छोटी वेन्स होती हैं उनमें रुकावट शुरू हो जाती है, और उस रुकावट को हम कहते हैं कि अब ये पोस्ट सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गई है। जैसे आप ये देखें, 2 बल्ब मिलके ये जो पर्पल सी एक नाली बनी हुई है, इसको कैसे उन्होंने स्क्वीज कर दिया है, और उसको स्क्वीज आउट होने की वजह से ब्लड फ्लो लिवर में जाने के बजाय बैक फ्लो हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है। इस पोर्टल हाइपरटेंशन यानी बैक फ्लो जो ब्लड आ रहा है, इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हम बच्चों में डेवलप हो सकती है। जैसे आप देखें, ये साथ में लिवर के साथ ही जो ऑर्गन आपको नजर आ रहा है ये स्प्लीन है, जिन्हें उर्दू में तिल्ली कहते हैं। तिल्ली का बढ़ जाना होता है। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि तिल्ली के बढ़ने की वजह से क्या क्या होता है। तिल्ली के बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म के जो सफेद खुलिये होते हैं और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जब एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि जिगर के साथ साथ तिल्ली भी बढ़ी हुई है। फिर इसके साथ साथ जो है तिल्ली बढ़ने के साथ साथ
ये जो प्रेशर होता है ये खुराक की नाली की रगों में ट्रांसफर हो जाता है, वहां पे छोटी छोटी वेरिसेस बन जाती हैं। फिर इसके साथ साथ पेट में पानी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहले स्टेप ये होता है कि सिरोसिस के लिवर में जब पोर्टल वेन जिसे हम कहते हैं उसका ब्लड फ्लो पहले कम होता है और फिर रिवर्स हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं, जिसमें ये देखें तिल्ली बढ़ रही है, पेट में पानी हो रहा है, छोटी आंत की वेन्स फूल रही हैं, हम उसे कहते हैं उनमें भी वेरिसेस बन रही हैं। फिर अक्सर बच्चों में तो नहीं, ये बड़ों में ज्यादा हो जाता है कि बवासीर वाली जिसे पाइल्स कहते हैं वो नालियां भी बढ़ जाती हैं। बच्चों में ये हम कम देखते हैं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चों में पाइल्स जो है तो वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन में ब्लड फ्लो की वजह से स्प्लीन का बढ़ना, ऊपर खुराक की नाली जिसे हम एसोफेगस कहते हैं उसमें वेन्स का बढ़ना, पेट में पानी होना, और फिर छोटी आंत और बड़ी आंत में वेन्स का फूलना। तो ये हम अपने बच्चे में देखेंगे। और जब हमें थोड़ा सा भी शक पड़े, जब हम जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या जनरल पीडियाट्रिशियंस हैं जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों को देख रहे हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप देखें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे के लिवर बढ़ रहा है, लिवर के जो फंक्शन टेस्ट हैं वो खराब हो रहे हैं, उनको फौरन एक हेपेटोलॉजिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट उनकी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद उनकी सर्वेलेंस स्टार्ट हो जाती है, फॉलो अप में उनके नेक्स्ट विजिट उन्हीं के पास होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए जो मार्कर्स हैं वो तो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट जो हमने पहले पढ़े थे और लिवर का बड़ा होना था। फिर उसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, अब जो है तो स्कैन होना, लिवर डायनामिक स्कैन होना चाहिए, या फिर लिवर बायोप्सी होनी चाहिए। ठीक है, अब इस सारी सूरत हाल में जब सबसे पहले हमने देखा कि पेट में पानी होना जिसको एसाइटिस कहते हैं, एसाइटिस डेवलप हो जाए तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि आम बच्चों में जो एसाइटिस डेवलप होती है और सिस्टिक फाइब्रोसिस वालों में जो होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि पेट फूल जाता है, लंग्स जो है तो ऊपर डायफ्राम उनको ऊपर पुश कर देती है, तो इस वजह से उनकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। और फिर जब पेट में पानी होता है, थोड़ा थोड़ा लंग्स में भी आ जाता है, तो इनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं और फिर उनको क्लियर करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। यूजुअली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट इनको डायूरेटिक्स देते हैं, ये डायूरेटिक्स को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और इनिशियली जो है तो 1 या 2 डायूरेटिक्स मिला के भी करते हैं, उससे ना हो तो फिर पेट के से पानी निकाल के अंडर द कवर ऑफ एल्ब्यूमिन या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसको हम पैरासिंथेसिस कहते हैं, ये भी होता है। फिर इसके बाद जो हमने दूसरी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी कि खुराक की नाली के अंदर वेन्स होती हैं जो कि फूल जाती हैं, हम उन्हें कहते हैं एसोफेजियल वेरिसेस। इन एसोफेजियल वेरिसेस का ये होता है कि खुराक की नाली है, उसका म्यूकोजा बहुत थिन होता है, तो इसीलिए ये इजीली रप्चर होके ब्लीड करती हैं, इनमें से ब्लड निकलता है। हेमेटाइमस का कहते हैं कि खून की उल्टी आ सकती है बच्चे को, और क्योंकि ये काफी ज्यादा होती हैं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है हेमेटाइमसिस, तो ये वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी भी हो सकती है। तो उसके लिए बच्चे की जो है तो डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी होती है, जब भी बच्चा की एडवांस लिवर डिजीज हम सस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर उनकी एंडोस्कोपी होती है और उसमें ये पता चल जाता है। जब एक दफा वेरिसेस डेवलप हो जाएं तो फिर जो है उनको लाइगेट करना होता है, बांधना होता है। ठीक है, और ये एक सेशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा सेशन भी हो सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों में जो हम स्पेशली कंसीडर करते हैं कि एक तो इनको जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें इनकी क्योंकि ऑलरेडी लंग्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो रिपीटेड एनेस्थीसिया देने से या रिपीटेड ये प्रोसीजर करने से फिर उनका ये भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर रिकवरी उनकी लेट हो सकती है।
दूसरा, हम जब इनको दवाइयों से पोर्टल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उनमें हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, और यूजुअली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं, जिसे हम उसका ये होता है कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं वो लंग्स के ऊपर भी होते हैं, और वो इन नालियों को तंग कर देते हैं, तो उनको जो है तो सांस की तकलीफ में इजाफा होता है। तो ये दो प्रॉब्लम हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फेस करते हैं, और फिर इनको हम मुतबादिल अद्वियात से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और हम जब भी इनको प्रोसीजर करना हो तो हम मेक इट श्योर कि इनका जो है तो चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, और फिर प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक हम थोड़ा सा गुड कवर दे दें। फिर इसके बाद हमने देखा कि ऐसे बच्चों में एक तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों में ऑलरेडी न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होती है, वो उनकी एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज हो रही होती है और एब्जॉर्प्शन कम होती है, और अगर उनमें पेंक्रियाटिक एंजाइम की कमी है तो फैट मेल एब्जॉर्प्शन भी उनमें होती है। साथ साथ अगर लिवर की डिजीज भी हो जाए तो जो जिगर है हमारा, हर चीज का जाके डाइजेशन मेटाबॉलिज्म लिवर में जाके होती है, तो वो सारी इफेक्टेड होती है। तो उसमें जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वालों की अपनी मेल न्यूट्रिशन होती है, वो एडवांस लिवर डिजीज के साथ और कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो फिर हमने इसके लिए भी देखना है कि उनकी जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो हमने अप टू मार्क करनी है, और उनको जो है तो हाई कैलोरिक डाइट, हाई कार्ब, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, ताकि उनका जो थिन, हम कहते हैं लीन बॉडी मास, वो इनका बेहतर रहे। वरना फिर इनकी ये कैकेक्टिक हो जाते हैं, इनमें प्रोटीन एलर्जी, कैलोरी मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, और फिर ये कोप नहीं कर पाते। तो दूसरा स्टेप होता है कि हम इनकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा कि एक हमने मेडिसिन कहा था ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड का रोल हमने कहा था कि लिवर डिजीज की शुरू में होता है, जब स्टीरोसिस, स्टीटोहेपेटाइटिस और माइल्ड अगर फिब्रोसिस भी हो गए तो उसमें होता है, क्योंकि ये बाइल फ्लो को इम्प्रूव करती है, तो टॉक्सिक बाइल जो एक्यूमुलेट होती है उसका फ्लो कराती है और लिवर को डैमेज होने से रोक देती है। लेकिन एडवांस लिवर डिजीज में इसका रोल है कि नहीं है, ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है। तो इसलिए एडवांस लिवर डिजीज वाले में ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड को यूज करें ना करें, ये अभी इसको देखना है, क्योंकि एट टाइम्स ऐसे होता है कि ऑलरेडी फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक या सिरोटिक लिवर में सारी डक्ट्स ब्लॉक हो चुकी होती हैं, और डक्ट ब्लॉक्स हों तो फिर हम बाइल फ्लो नहीं करा सकते, और जब बाइल फ्लो ना कराएं तो फिर जो है तो ये लिवर को मजीद डैमेज कर सकती है। तो पेट में पानी का हमने देख लिया, उसकी अपनी मेडिसिन हैं। फिर जब वेरिसेस डेवलप हो जाती हैं उसकी अपनी मैनेजमेंट है, मेल न्यूट्रिशन की अपनी मैनेजमेंट है। जब ये सारी चीजें हमारी फेल हो जाएं, हमारी इतनी एडवांस लिवर डिजीज हो जाए कि मेडिसिन से और हमारी सारी मैनेजमेंट से ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, वेरिसेस भी कंट्रोल नहीं हो रही, पेट में पानी भी कंट्रोल नहीं हो रहा, बच्चा कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, तो फिर हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि अब ये एंड स्टेज लिवर डिजीज है, कि बस अब इस लिवर ने जितना काम करना था कर लिया, इससे मजीद नहीं हो सकता। फिर फाइनल ऑप्शन जो होती है हमारे पास वो लिवर ट्रांसप्लांट की होती है। लिवर ट्रांसप्लांट दुनिया में 2 तरह के हो रहे हैं। जिन ममालिक में ऑर्गन बैंक पड़े हुए हैं और ऑर्गन बैंक्स हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कैडावेरिक ट्रांसप्लांट होते हैं, कि किसी बंदे ने कहा कि मैं फौत हो गया तो मेरा लिवर डोनेट हो जाए, तो जिसका ब्लड ग्रुप मैच करेगा वो उसको डोनेट किया जा सकता है। लेकिन वो भी फिर एक लंबी लिस्ट होती है और उसमें फिर नाम, और इंडिया और पाकिस्तान में यूजुअली हम कहते हैं कि ऑर्थोट्रोपिक लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें जो है तो आपका रिलेटेड अलाइव डोनर होता है, जो कि आपकी फैमिली में से होता है, आपके ब्लड रिलेशंस में से होता है। क्योंकि
उसमें क्या होता है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि लिवर की दो बड़ी लोब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। छोटे बच्चे का पेट कम छोटा होता है तो उसमें लेफ्ट लोब को लेके जो है तो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और जिससे लिवर लिया होता है उसका भी ग्रो कर जाता है, और जिस बच्चे को लगाया होता है उसको भी ग्रो कर जाता है, क्योंकि लिवर में जो है तो रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी है। और ये बहुत सक्सेसफुल है, लिवर ट्रांसप्लांट सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इवन ये भी देखा गया है कि वो फिर लेट, सर ने शायद आपको बताया हुआ है कि एंड में जाके ये बच्चे जो है तो डायबिटीज मिलाइटिस भी डेवलप कर लेते हैं। तो फिर आजकल एक न्यू कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जिनकी ब्रिटल डायबिटीज है जो कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर वो पेंक्रियाज और लिवर दोनों का ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। और इसके बारे में हम फिर डिटेल में बात कर लेंगे, जिसमें लेकिन एंड स्टेज लिवर डिजीज में जो हमारे पास एक ऑप्शन होती है वो लिवर ट्रांसप्लांट की होती है। तो हमने कहा कि टाइमिंग ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्या होगी, जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो विद रिकरेंट वेरिसियल ब्लीडिंग, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, इसलिए हम बार बार किसी को ऐसे नहीं कर सकते, तो हम वी विल गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। फिर एक रिफ्रैक्टरी एसाइटिस जो कि सारी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही, पैरासेंटीसिस से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वी विल गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। और सीवियर मैल न्यूट्रिशन, तो जब भी हम देखें बच्चों में विद एडवांस लिवर डिजीज, अगर इनमें से कोई है तो फिर जो है तो हम प्लान करना स्टार्ट कर देंगे कि अब जो है तो हमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हम अभी कर रहे थे ये एडवांस लिवर डिजीज के लिए हैं। जब एंड स्टेज लिवर डिजीज आएगी तो फिर हम ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन एडवांस लिवर डिजीज वाले बच्चों को होती है, और ये आप ज़हन में रखें कि लिवर डिजीज भी एक पोर्शन ऑफ बच्चों को इन्वॉल्व करती है, जो कि 3 से 37% ऑफ बच्चे हैं। अब 3 से 37% ऑफ बच्चे में फिर कहीं जाके 1 to 6% बच्चे एडवांस लिवर डिजीज डेवलप करते हैं, और उसमें भी जो है तो बहुत से बच्चे मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। और जब कोई बच्चा एंड स्टेज लिवर डिजीज डेवलप करता है तो फिर वी विल गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू सो मच। हो सकता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी पोर्टल हाइपरटेंशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी मैनेजमेंट समझ आ गई होगी। अगर इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन आंसर है आप लोगों को तो वो हम ले लेते हैं। Thank you very much, Nadia. Really nice presentation, very nice, good summary as well. तो ये मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने भी emphasize किया है कि ये पोर्टल हाइपरटेंशन जो है ये कॉम्प्लिकेशन है ऑफ CF लिवर डिजीज, और ऑब्वियसली जितनी देर तक CF लिवर डिजीज नहीं है पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं होगी। तो उसमें ये है कि कई दफ़ा बच्चे होते हैं, किसी को नोज ब्लीड होती है, किसी को सोर थ्रोट होता है, किसी को भी खांसी आती है, तो उसमें हल्का सा ब्लड आ जाता है, और कई दफ़ा वो ब्लड वो बच्चे जो हैं वो स्वालो करके अपने पेट में ले जाती हैं, और कई दफ़ा उन्हें फिर खांसी के साथ वमिट आती है तो वो आ जाता है। तो ये पैनिक करने की अब जरूरत नहीं है लोगों को कि क्या ये एसोफेजियल वेरिसेस की वजह से तो नहीं हेमाटेमेसिस या ब्लड आ रहा वॉमिटिंग में। तो ये पैनिक फजूल क्या ना करें, क्योंकि ये उस वक्त प्रॉब्लम होगी जब किसी को लिवर डिजीज होगी। और लिवर डिजीज के लिए जब हमने लास्ट टाइम भी किया था, और मैं भी पहले बता चुका हूँ कि हम उमूमन ऐसा कहते हैं कि कम अज कम साल में एक दफा जो है लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह करके वो स्क्रीन करते हैं, और जब भी बच्चा डॉक्टर के पास जाता है तो पेट को फील करके देखा जाता है कि क्या लिवर इनलार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप बच्चे की अपनी सेहत के हिसाब से वो देखना है, जरूरी नहीं है कि लेक्चर देखा उसके बाद फौरी जो है अस्यूम कर लिया कि जो कुछ हुआ है वो इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है। तो अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे और इन कॉम्प्लिकेशन से बचाए। तो ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे था, मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा कह दूं, लेकिन अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने टाइप किए हुए हैं तो वो भी डॉक्टर जुबिया हमें बता देंगी, और अगर आपने वैसे पूछने हैं तो मोस्ट वेलकम। आप अपने आप को जो है वो अपना ऑडियो जो वाला है वो अनम्यूट कर लें और पूछ सकते हैं। टाइप तो किसी ने नहीं किया हुआ कोई क्वेश्चन, वैसे कोई पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
एनी क्वेश्चंस की प्लीज, किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? मुझे खुशी हुई है कि क्वेश्चन नहीं है। तो इसका अमूमन यही होता है, जैसे मैंने कहा है कि अगर लिवर डिजीज नहीं है तो पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं होगी। तो अल्लाह करे सबके बच्चे महफूज रहें, और किसी का एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए शायद सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। तो आई थिंक ये एज इंफॉर्मेशन जो है ये नाइस प्रेजेंटेशन है। तो हमें यही है कि जो डॉक्टर्स बिलखसूस इस ग्रुप में हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। और हमने ये जो क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन और स्टैंडर्ड ऑफ प्रेजेंटेशन ये रखा है कि थोड़ा सा ना मिडल में रहें, कि जो आम लोग हैं वो भी समझ सकें, पेरेंट्स और फैमिली भी समझ सकें, और थोड़ी सी गाइडेंस जो है वो डॉक्टर्स के लिए भी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप क्लास साइंटिफिक किस्म की वर्डिंग इस्तेमाल की जाए वैसे। तो उनके लिए थोड़ी सी गाइडेंस हो जाती है कि वो भी कर सकें, और अगर मजीद किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम ये जो है वो अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब के ऊपर। अगर किसी ने देखा, कोई कमेंट वगैरह करना हुआ, सवाल हुआ, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि वहाँ भी जवाब दिया जा सके। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गिव अ मिनट और टू फॉर लोगों को कि अपनी थॉट प्रोसेसेस कलेक्ट कर लें, और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, और अगर नहीं है तो फिर अपना ख्याल रखना। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व में रखें। जैसे मैंने वैसे कहा है कि हमारे अभी 3-4 सेशन रह गए हैं, उसके अलावा 3 और टॉपिक्स भी हैं लोगों ने सजेस्ट किए हैं। तो जो चीज़ें हम पहले कवर नहीं कर चुके और लोग न्यू सजेस्ट कर रहे हैं वो विल ऐड ऑन। तो ये हमारा प्रोग्राम उस तरह से तकरीबन मई तक जो है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो कीप वाचिंग, कीप गिविंग अस योर सजेशंस, और हमारी दुआ कि हम सब बच्चों की लुक आफ्टर अच्छी तरह से कर सके और इन कॉम्प्लिकेशन से उन्हें बचा सके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी ताहिरा को हेमोप्टिसिस का मसला होता है, जिससे ब्लड ब्लीडिंग होती है इसके मुंह से, तो एम्बोलाइजेशन भी इसकी हो चुकी है। तो क्या ये लिवर से ही ताल्लुक इसका होता है, या फिर लंग्स का ये अलग है कोई चीज? और सर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने पहले कर दिया कि हेमोप्टिसिस जो होता है और इसके जो है वो उन्होंने वेन्स के जो लंग्स में है उसको किया हुआ है, बंद किया हुआ है। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम लंग्स। तो ये जो है ये लिवर की तरफ से नहीं आ रहा, या ना कि लिवर की कॉम्प्लिकेशन से। लिवर की कॉम्प्लिकेशन जो है, एक तो ये है कि जब लिवर अफेक्ट होता है तो उसमें कोएगुलेशन स्क्रीन जो होती है ना, वो चीज़ खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग कंट्रोल करने वाली प्रोटीन्स होती हैं वो सही नहीं बनती हैं। तो अमूमन जब भी CF के बच्चों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनके वो लिवर फंक्शन टेस्ट कर लें, उसमें उनकी जो वो कोएगुलेशन होती है स्क्रीनिंग वो भी कर लें, INR जिसे कहते हैं, या प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो चेक कर लें, साथ प्लेटलेट वगैरह चेक कर लें, क्योंकि प्लेटलेट के लो होने की वजह से भी जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है। तो वो चीज़ होती है वो चेक कर लेते हैं। तो ये जो पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन की गई थी तो वो लंग्स में की गई थी, उनका ताल्लुक जो है वो इनसे नहीं है। ये जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करती है, जो कि वेरिसेस जो बताया गया, सोफिजियल वेरिसेस, वो फूड पाइप वाली जो नाली होती है उसका हिस्सा होता है, जहाँ के वो वेन्स जो है वो फूल जाती हैं या ब्लीड करती हैं। तो वो बच्चे को वमिट आता है, वो कफ में जो है ना, वो अमूमन फिर नहीं है, कफ में जो आता है वो लंग्स की तरफ से आ रहा है, तो जो वॉमिट में आ रहा है वो जो है वो मैदे की तरफ से आ रहा है। तो मैंने वो पहले इसलिए कहा कि कई दफा होता है कि बच्चों को कफ में वॉमिट आता है या नोज ब्लीड से आता है, जो कि फिर पेट में जल जाता है। वो वॉमिट जब करता है तो वो चीज़ होती है। तो वो स्लाइटली थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, थोड़ी सी डिटेल लेना पड़ती है कि क्या ये बच्चे को नोज ब्लीड जिसे कि नक्सीर वगैरह कहते हैं वो तो नहीं थी, कि जो बच्चे ने सवालों की, या थ्रोट वगैरह में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी ब्लीडिंग के हिसाब से कि वो चला गया। तो वो जो है वो हिस्ट्री जो है वो बता सकती है कि क्या कुछ हुआ है। और जहाँ तक लिवर का प्रॉब्लम है वो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि वो लिवर फंक्शन टेस्ट अमूमन कम करती हैं। जिस CF में भी ब्लीडिंग वगैरह की इशू आता है तो वो देखना पड़ता है कि क्या ये विटामिन K वगैरह की वजह से, कमी की वजह से तो नहीं हो रहा है, इसमें के प्रोथ्रोम्बिन टाइम चीजें देखना पड़ती है, लिवर करना पड़ता है, तो वो टेस्ट। तो जहां तक जब तक लिवर डिजीज नहीं होगी और एडवांस लेवल के ऊपर नहीं होगी, बच्चों को इसकी वजह से वॉमिटिंग में ब्लड नहीं आना चाहिए। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर नादिया कुछ आप ऐड करना चाहेंगी?
नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट कि हेमोप्टिसिस और हेमेटाइमसिस में डिफरेंट है। और हेमोप्टिसिस जो है तो वो कफ ब्लड होता है, और उसमें आप देखते हैं यूजुअली उसमें से स्पूटम के साथ वो मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड विद स्पूटम होता है। हेमेप्टिसिस हेमेटाइमसिस इज अ वॉमिटिंग। और अगर वो स्वॉलोड ब्लड है तो वो इतना कॉपियस अमाउंट में नहीं होगा। जो हम पोर्टल हाइपरटेंशन में हेमेटाइमसिस देखते हैं वो सही लाइफ थ्रेटनिंग होती है, कॉपियस अमाउंट होती है। और बिल्कुल सर ने कॉजेज बता दी हैं कि जिस तरह अगर ताहिरा को तो ब्रोंकिटिस है तो उसमें जो है तो ये हो सकती है हेमोप्टिसिस। साथ में विटामिन की फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। और ऑलरेडी वो एक सर्जरी उनकी हो चुकी है फॉर द सेम रीजन। तो हेमेटाइमसिस इज अ क्वाइट डिफरेंट थिंग, वो लिवर डिजीज, एंड स्टेज लिवर डिजीज की प्रॉब्लम है। जी सर। कोई और सवाल? जी रिजवाना, आप क्वेश्चन कर लें आप अपना, या जो आपने चैट में लिखा है वो मैं पढ़ लूं? ये रिजवाना ने क्वेश्चन अभी टाइप किया है। वो ये कह रही है कि मेरी बेटी 3 साल की है और 2 माह पहले उसका लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया, अल्कलाइन फॉस्फेटेज 317 है और AST इज 40, बाकी सब कुछ नॉर्मल रेंज में है। तो क्या ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात है? डॉक्टर नादिया, ओवर टू यू। लिवर इज नॉट एनलार्ज्ड। कोई पता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है किसने चेक ही नहीं किया होगा। ओके, ये तो दोनों नॉर्मल में है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और AST नॉर्मल रेंज में है। और अगर लिवर इनलार्ज नहीं है तो बस उनको फॉलो अप में फिर एक LFT 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद कराने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अमूमन जो है ना इस उम्र में जो है वो CF लिवर डिजीज होती भी नहीं है और ये नॉर्मल वैल्यूज में है। कई दफा अल्कलाइन फॉस्फेटेज और जो होता है वो विटामिन D डिफिशिएंसी की वजह से भी रेज्ड होता है। तो उसमें ये कोशिश करना चाहिए कि विटामिन D वगैरह जो है, जो कि ADEC के हिसाब से विटामिन A, D, E, K की जो होती हैं, वो चीज़ें बच्चों को सही तौर पे देना चाहिए। तो उसकी वजह से भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो जाता है। लेकिन जो AST जब लिवर की इन्वॉल्व होती है तो सिर्फ एक एंजाइम नहीं होता है, और इसके ये तो बिल्कुल अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है परहैप्स। तो बाकी के जो है ना AST, ALT, गामा GT, उनकी और सीरम बिलिरुबिन वगैरह चीजें वो भी जो है वो अफेक्ट होती हैं। तो इसमें इनको किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है। तो ये ईयरली रिव्यू के हिसाब से ठीक है, और जब किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो वैसे एब्डोमेन जो है वो चेक कर सकते, दे सकते हैं। मोस्ट अनलाइकली कि ये ना होने के इम्कान है कि इनको किसी किस्म की लिवर प्रॉब्लम इस स्टेज के ऊपर हो, और अल्लाह ताला आइंदा भी ठीक रखे। जी इंशाल्लाह। विटामिन D लेवल भी अब उन्होंने बताया कि वो 30 है। हाँ, तो 30 जो है वो रेंज, हाँ रेंज के ऊपर मुनसर है कि पाकिस्तान में कई दफा थिंक अप टू 20 जो है वो नॉर्मल है, 20 से ज्यादा है, सॉरी अप टू 20 जो है वो डिफिशिएंसी में गिर जाता है, 20 से ज्यादा हो तो फिर नॉर्मल में आता है। लेकिन वो डिफरेंट लेबोरेटरीज की कई दफा डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। शायद डॉक्टर नादिया जो है वो ज्यादा रोशनी डाल सके इसमें कि 30 का क्या मतलब है, या जो रिपोर्ट आई होगी उनकी उसके ऊपर लिखा होगा कि नॉर्मल रेंज कौन सी है। तो वो खुद भी चेक कर सकती हैं कि अगर विद इन द नॉर्मल रेंज है तो फिर उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी सर बिल्कुल। लेवल्स के आगे जो लिखा होता है यूजुअली यहाँ पे लिखा होता है कि अंडर अगर अंडर 20 इनसफिशिएंट है, एंड 30 to 40 अगर है तो फिर सफिशिएंट है, और मोर देन 40 जो है तो फिर वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाना है। तो इनकी रिपोर्ट्स के साथ भी लिखा होगा कि ये सफिशिएंट है इसका विटामिन D लेवल। ठीक है। और कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए डॉक्टर और डॉक्टर अली मेरे ख्याल से और तो मेरे ख्याल है सभी एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, क्वेश्चन कोई नहीं है। तो अगर नहीं है तो ठीक है, सभी अपना अपना लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर। तो इंशाल्लाह हम 2 हफ्ते के बाद दोबारा मुलाकात होगी।
सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you very much, Dr. Nadia, Dr. Ali. Jazakumullah khair. ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Hafiz.